नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम अपने प्रीवियस लेक्चर इकोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में इकोलॉजी की डेफिनेशंस, इकोलॉजी का सिग्निफिकेंस और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्तर हैं, विभिन्न संगठन के स्तर हैं, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो इकोलॉजी के अंदर प्रयुक्त होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्पीसीज या प्रजाति। प्रजाति होती है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ब्रीड एंड क्रिएट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जो अपने जैसी ही संतति उत्पन्न कर सकती है और जिसमें इंटरब्रीडिंग पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो समय के साथ फैली हुई होती है और अपने जैसी प्रजाति उत्पन्न कर सकती है। तो इसे अपने जैसी पॉपुलेशन उत्पन्न कर सकती है, इसे हम प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। फ्लोरा किसी भी एरिया के या कोई पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पर जितनी भी प्लांट लाइफ प्रेजेंट है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज फ्लोरा, या हम इसे सामान्य भाषा में कहें तो लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी विशिष्ट क्षेत्र के प्लांट्स की लिस्टिंग करना वहाँ की फ्लोरा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल द प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन और टाइम इज नोन एज फ्लोरा। जनरली ये वहाँ के उस क्षेत्र के नेटिव प्लांट्स को प्रदर्शित करता है। फोना, जिस तरह से फ्लोरा किसी पर्टिकुलर रीजन के वेजिटेशन या प्लांट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल स्पीसीज की लिस्टिंग करना या उसके कंटेंट को जानना, ये फोना कहलाता है। और फ्लोरा एंड फोना मिलकर किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को निरूपित करते हैं। देन वेजिटेशन, किसी क्षेत्र में वहाँ पर जितनी भी तरह की प्लांट पॉपुलेशन पाई जा रही है उसका जो टोटल है वो वेजिटेशन कहलाता है, वनस्पति कहलाता है। इसे हम प्लांट लाइफ ऑफ ए रीजन या फिर असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज भी कह सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के प्लांट स्पीसीज का जो असेंबलीज है वो वेजिटेशन कहलाता है। जैसे हम डेजर्ट में देखते हैं कि जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती या अधिकतर श्रब्स पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं डेजर्ट वेजिटेशन है या स्क्रब वेजिटेशन है। तो ये टोटल जो प्लांट पॉपुलेशन है किसी एरिया की, वो किस तरह की दिखाई देती है वो वहाँ की वनस्पति बताती है। पॉपुलेशन, इसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का समूह होता है जो सिर्फ एक ही स्पीसीज से रिलेटेड होता है। तो किसी दिए गए क्षेत्र में एक ही स्पीसीज की इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो समूह होगा वो पॉपुलेशन कहलाता है। कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन का ग्रुप होगा, जो डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन है उन सब के समूह मिल करके कम्युनिटी कहलाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। एनवायरमेंट, इटिमोलॉजिकल इट मीन्स सराउंडिंग्स, या आपके चारों तरफ जो भी कुछ है वो सब एनवायरमेंट है। इसे हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स है। तो द सम टोटल ऑफ द एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड कंडीशंस इन द सराउंडिंग्स which may have an impact on the development, action or survival of an organism or organisms is known as environment। तो environment में हम अपने चारों तरफ जो भी जीवित या फिर जो अजीवित फैक्टर्स हैं, घटक हैं, उन सब का जो योग होता है वो पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो पर्यावरण है, या एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं सराउंडिंग्स। फैक्टर, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है, सब्सटेंस है या फिर कंडीशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी रूप में प्रभावित करता हो, ये उसके लिए कारक बन जाता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर को हम फिजिकल या एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में बांट सकते हैं। ये फिजिकल हो सकते हैं या जैविक हो सकते हैं। तो अजैविक या जैविक कारकों में हम इसे बांटते हैं। अजैविक कारकों में हम शामिल करते हैं जैसे एटमॉस्फेयर है, वाटर है, एयर है, फायर है, विंड है, ये सब, या टोपोग्राफी है, सॉइल है, ये सब फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में हम ऑर्गेनिज्म के बीच के
इंटर रिलेशनशिप जो होते हैं या उनके अंदर म्यूचुअलिज्म है या सिम्बायोसिस है या कंपटीशन है, एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, ये सब बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। लाइफ फॉर्म किसी भी जीव को जीने का अधिकार देता है, तो उसका सम टोटल यानी वो किसी भी क्लाइमेट के अंदर जीवित रहता है, वो उसकी लाइफ फॉर्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्लांट्स के संदर्भ में देखा जाए तो रोनकियर्स ने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दी थी, उसके आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई भी किया था। तो ये बात हम आगे डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अडेप्टेशन या अनुकूलन ये एक ऐसा करैक्टर है, लक्षण है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है, तो इसे अडेप्टेशन कहा जाता है। बायोम, ये बायोम लार्ज ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हम इसे कह सकते हैं। इकोसिस्टम का बहुत बड़ा समूह है जो सोइल और क्लाइमेट टाइप्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो या हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ए लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग ए मेजर हैबिटेट। बहुत बड़ा क्षेत्र होगा इसमें, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना जो कम्युनिटी बना रहे हैं वो सब बायोम के अंतर्गत आती हैं और सभी बायोम मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टुंड्रा है, टैगा है, ग्रासलैंड बायोम है या फॉरेस्ट बायोम। हैबिटेट, प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। हैबिटेट या आवास जहाँ कोई जीव रहता है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ये फॉरेस्ट में हो सकता है, जिसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम डेजर्ट को शामिल कर सकते हैं, फॉरेस्ट को शामिल कर सकते हैं, ग्रासलैंड भी आते हैं। इसी तरह से एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है जिसमें हम फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर हैबिटेट देख सकते हैं। हैबिटेट के साथ ही एक और टर्म जुड़ी रहती है जिसे हम निश कहते हैं। तो जनरली निश किसी स्पीसीज का इकोसिस्टम में उसके फंक्शनल रोल को निर्धारित करती है। स्पेस तो है ही, उसके साथ उसका उस इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल है, इसको निश के द्वारा तय किया जाता है। ये इंक्लूड करती है सभी स्पीसीज के इंटरेक्शंस को इकोसिस्टम के साथ। तो इस निश के दो स्पेशल एस्पेक्ट हैं, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स और दूसरा वो इसे कैसे प्राप्त करती है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको एक जंपिंग स्पाइडर दिखाई दे रही है फोटो में, जो कार्निवोर है, अपना भोजन ये या तो इंसेक्ट से या फिर मेंढक वगैरह इनसे प्राप्त करती है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक स्पाइडर एक फ्रॉग को अपना शिकार बना रही है। फिर इकोटोन, ये एक स्पेशल ट्रांजिशनल जोन है जो स्पेशल इकोलॉजिकल इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है दो डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज और ये स्पेशल इकोलॉजिकल इंटरेस्ट का होता है, इसे इकोटोन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स विच रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन इकोसिस्टम। मैंग्रोव्स का नाम आपने सुना होगा, मार्शी हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो ये मार्शी हैबिटेट जो है वो किसके बीच का ट्रांजिशनल जोन है, टेरेस्ट्रियल स्थलीय और समुद्री इकोसिस्टम के बीच का। इसी तरह से हम स्टरीज का एग्जांपल भी इसमें दे सकते हैं जो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर हैबिटेट के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। ये स्पेशल इकोलॉजिकल इंटरेस्ट का क्यों होता है, क्योंकि इस जोन में इन दोनों जिनके बीच में ये क्षेत्र पाया जा रहा है, जो ट्रांजिशनल जोन है, इसमें उन दोनों ही क्षेत्र के करैक्टर्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो सक्सेशन या अनुक्रमण किसे कहेंगे? अनुक्रमण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक निश्चित दिशा में होती है। इसमें एक ही एरिया बार बार डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा लोकलाइज्ड किया जाता है और ये समय के साथ एक निश्चित दिशा में घटित होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है, समय के साथ धीरे धीरे घटित होती है, एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है और एक ही एरिया बार बार डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, इसे सक्सेशन कहा जाता है। ये सक्सेशन अब दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन।
प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण हम उसे कहते हैं जो ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है जहां पर पहले से लिविंग सबस्ट्रेटम नहीं हो, किसी भी तरह का प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम या आधार नहीं हो, कोई ऑर्गेनिक मैटर वहां कभी नहीं रहा हो। ऐसे स्थान से जब सक्सेशन प्रारंभ होता है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि वॉल्केनोज या ज्वालामुखी, जब वो ठंडा हो जाता है धीरे धीरे वहां पर वेजिटेशन का आगमन होता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। तो चट्टानों से शुरू होने वाला, जहाँ पहले पत्थर थे, कोई उन रॉक्स पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, वहाँ से प्रारंभ होने वाला, या फिर ज्वालामुखी से प्रारंभ होने वाला जो सक्सेशन है वो प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऐसा अनुक्रमण जहाँ पर पहले से किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग सबस्ट्रेटम कभी नहीं पाया जाता हो। यदि सक्सेशन वहां से प्रारंभ होता है तो इसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन, यदि सक्सेशन ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है जहां पर पहले से बिल्ट अप सबस्ट्रेटम या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, कभी वहां मौजूद रहे थे, तो ऐसे स्थान से जब अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी सक्सेशन में हम देख सकते हैं कि किन बाढ़ आने से टॉप सॉइल बहा के ले जाती है, सारी वेजिटेशन वहाँ पे नष्ट हो जाती है, या किसी जंगलों में आग लगने से, फॉरेस्ट फायर इस बार तो बहुत चर्चा का विषय बने हैं। हमने देखा कि ब्राज़ील में, अमेजन के फॉरेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ तक कि इंडिया में भी जो उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी थी, तो बहुत बड़े पैमाने पर वेजिटेशन का वहाँ पर सफाया हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वहाँ पर कुछ वनस्पतियों का आगमन होता है जो फायर के प्रति टॉलरेंस शो करती हैं, और समय के साथ अनेक कम्युनिटी के द्वारा ये रिप्लेस होता रहता है। तो यदि सक्सेशन ऐसे स्थानों से प्रारंभ होता है जहाँ पर पहले से लिविंग सबस्ट्रेटम था और किसी कारण से वो नष्ट हो गया और फिर वहाँ से अनुक्रमण प्रारंभ होता है, तब इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट बात आती है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम साधारण शब्दों में हम कहें कि इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसके फलस्वरूप जो तंत्र बनता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। या हम इसे कह सकते हैं एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। उनके फलस्वरूप नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के बाद जो भी सिस्टम बनता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम में कुछ डेफिनेशंस जब ये पढ़ते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसमें हम रूबरू होते हैं स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास। स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा दिए गए समय पर पर्यावरण में मौजूद हो, वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। यानी पर्यावरण में किसी भी समय पर यदि हम ज्ञात करते हैं कि अकार्बनिक सब्सटेंसेस की क्या मात्रा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की क्या अमाउंट है, तो वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट को शो करता है। यदि यही हम लिविंग मटेरियल के को अमाउंट हम उसकी ज्ञात करें, तब वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दिए गए समय पर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मात्रा को हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। लेकिन जब हम इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बजाय यदि हम लिविंग मटेरियल ज्ञात करें, दिए गए समय पर पर्यावरण में मौजूद जो लिविंग मटेरियल है उसकी मात्रा जब हम ज्ञात करते हैं, तो उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। यदि स्टैंडिंग क्रॉप को हम वेट या इसका हम वजन करें, तो वेट की टर्म में यदि हम स्टैंडिंग क्रॉप को ज्ञात करते हैं, तब उसे हम जैव भार या बायोमास कह देते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर दिखाया जाता है। ये इलस्ट्रेट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बायोमास इन ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ये ऑर्गेनिजम्स की संख्या या बायोमास या फिर ऊर्जा को दर्शाता है। ये डिफरेंट बार्स का बना होता है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं,
और प्रत्येक जो बार है वो एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, और ये हमेशा प्रोड्यूसर से प्रारंभ होती है और इसके बाद इसमें जो लेवल्स हैं वो कंज्यूमर्स के होते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्शियरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, या हम इसे दूसरे शब्दों में प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स कह सकते हैं। इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के द्वारा दर्शाया जाता है कि कितनी एनर्जी प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र हुई है। तो ये पिरामिड्स हो सकते हैं बायोमास के आधार पर, संख्या के आधार पर, या फिर ऊर्जा के आधार पर। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसमें डिफरेंट बार्स हैं जो प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स को प्रदर्शित कर रही हैं। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एल्टन ने दिया था ये शब्द, और यहाँ पर हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स, यानी पौधों से एनर्जी का ट्रांसफर एक सीरीज में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन तक पहुंचता है, और बार बार किस प्रोसेस के द्वारा होता है? ये खाए जाने के कारण। एक प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, उन्हें फिर कार्निवोर्स खाते हैं, तो एक सीरीज बन जाती है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इसमें स्टार्ट किससे होता है? ये हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। तो हालांकि आगे हम बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ये डेट्रिटस फूड चेन भी पाई जाती है। ग्रेजिंग फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से शुरू होती हैं। तो ये फूड चेन प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर के प्लांट्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पहुंचती है, और ये बार बार खाए जाने के द्वारा ये आगे चलती रहती है, और इस तरह से इसमें ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स में, तब हम इसे फूड चेन कहते हैं। इस तरह आप देख रहे हो, इसमें 3 तरह की फूड चेन है, जिसमें पहले में सिर्फ 3 ही जो लेवल हैं और 3 ही ऑर्गेनिज्म लिंक्ड हैं, दूसरी लेवल पर 4 ऑर्गेनिज्म लिंक्ड हैं, और अब इसमें 5 ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड हैं। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाती हैं तब हम इसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। तो interlocking pattern of a number of food chains form a web like arrangement is known as food web। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब एक इंटरलॉकिंग पैटर्न के द्वारा एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं तो इसे फूड वेब कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो किस तरह से कि प्लांट्स को हर्बीवोर्स, डिफरेंट काइंड्स के हर्बीवोर्स इनको खाते हैं और उसके बाद इनसे कार्निवोर्स जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता रेट ऑफ प्रोडक्शन को ही कहते हैं। ये उत्पादकता किसी भी इकोसिस्टम में 2 तरह की हो सकती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अर्थ है कि उत्पादकता या जो प्लांट्स के लेवल पर यानी प्रोड्यूसर्स के लेवल पर रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलते हैं। तो ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो दर है इस कन्वर्जन की, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एट प्रोड्यूसर लेवल, यानी प्रोड्यूसर्स सन की रेडिएट एनर्जी को कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक फूड में बदलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फिर कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा, तब इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल, यानी प्रोड्यूसर लेवल पर है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और कंज्यूमर लेवल पर यदि रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज हो, प्रोडक्शन हो, तो इसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। पोल्यूशन, पोल्यूशन या प्रदूषण सभी त्रस्त हैं इस प्रदूषण से। तो ये एक अनडिजायरेबल चेंज है, किसमें? एयर में, वाटर, सोइल, इन सब में एक अनडिजायरेबल चेंज है जिसके द्वारा मनुष्य को हानि पहुंचती है, जब इसे हम पोल्यूशन या प्रदूषण कहते हैं। तो it is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of our air, land and water that may or will harmfully affect human life directly or indirectly। चित्र में आप देख रहे हो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, और आजकल तो प्लास्टिक पोल्यूशन से भी हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो ये प्रदूषण जो अनडिजायरेबल चेंज है, क्वालिटी किसकी क्वालिटी में? एयर की, वाटर की, लैंड की, जो किसी एडवर्स इफेक्ट डालती है मनुष्य पर,
तब हम इसे प्रदूषण कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसको सिंपल भाषा में हम परिभाषित करें तो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो विभिन्न तरह का जीवन हमें दिखाई देता है वो ही जैव विविधता कहलाती है। इस जीवन में हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबको शामिल करते हैं। तो इट रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। ये 3 तरह की होती हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन या संरक्षण, तो जब हम पृथ्वी पर होने वाली जैव विविधता के विनाश की और इस विनाश को कैसे रोका जा सकता है, इन सब का अध्ययन करते हैं, तभी कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जैव विविधता है, उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसको कितना नुकसान हुआ है और इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, तब ये संरक्षण या कंजर्वेशन कहलाता है। तो आज हमने विभिन्न टर्म्स पढ़ी इकोलॉजी से संबंधित। तो हम महत्व इकोलॉजी का जान गए हैं कि इसको क्यों पढ़ना आवश्यक है। यदि पर्यावरण स्वच्छ है तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। देयर इज नो प्लेनेट बी, अर्थ के अलावा यहाँ पर कोई अन्य प्लेनेट नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस पर्यावरण को संरक्षित करें, इसको स्वच्छ पर्यावरण बनाने में योगदान दें। और इकोलॉजी की स्टडी के बाद निश्चित ही हम जान सकते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आज हमने विभिन्न डेफिनेशंस पढ़ी। समरी के रूप में हम एक बार फिर से शॉर्ट में इन सबको लेते हैं। स्पीसीज का मतलब है एक ऑर्गेनिजम्स का ऐसा समूह जो इंटरब्रीडिंग के द्वारा ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स या संतान का निर्माण करता है। फ्लोरा किसी भी दिए गए क्षेत्र की प्लांट लाइफ है या लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स है किसी पर्टिकुलर रीजन की। फोना किसी पर्टिकुलर रीजन की एनिमल प्लांट्स की, एनिमल्स की जब हम लिस्टिंग करते हैं तो उसे फोना कहते हैं। वेजिटेशन असेंबलीज है प्लांट स्पीसीज का, किसी दिए गए क्षेत्र की प्लांट स्पीसीज का जब हम असेंबलीज करते हैं या प्लांट लाइफ ऑफ ए रीजन हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो वेजिटेशन कहलाती है। पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन पाई जाती हैं, जब उनका ग्रुप होता है तो कम्युनिटी कहलाती है। एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी है, ये फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स होता है। फैक्टर का मतलब है कोई भी ऐसे सब्सटेंस है या फिर कोई कंडीशन है जो, या कोई फोर्स है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी रूप में प्रभावित करता है, तो वो उसका कारक या फैक्टर कहलाता है। लाइफ फॉर्म यानी जो हमें जीवन दिखाई दे रहा है वो लाइफ फॉर्म कहलाता है। अडेप्टेशन का अर्थ है ऐसा कोई लक्षण जिसके कारण कोई जीव उस समय मौजूद जो पर्यावरण की परिस्थितियां हैं उनका सामना करते हुए जीवित रह सकता है। तो ये ऐसे जो लक्षण हैं वो अनुकूलन या अडेप्टेशंस कहलाते हैं। बायोम का अर्थ है एक लार्ज लेवल पर जो इकोसिस्टम का ग्रुप है वो बायोम कहलाता है। हैबिटेट जहाँ पर कोई भी जीव रहता है। निश का अर्थ है हैबिटेट के साथ ही, फिजिकल स्पेस के साथ ही यदि हम किसी स्पीसीज का उस कम्युनिटी के अंदर या इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल है उसको भी स्टडी करते हैं तो वो निश कहलाता है। इकोटोन ये एक ट्रांजिशनल जोन है जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स एंड एस्चुरीज। सक्सेशन का अर्थ है एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जो कि समय के साथ एक निश्चित दिशा में घटित होती है, जिसमें एक ही एरिया बार बार डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा लोकलाइज्ड किया जाता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जो जीवित और अजीवित जो घटकों के फलस्वरूप जो तंत्र बनता है का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करने के बाद जो तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डिफरेंट बार्स बनती हैं। जो बार्स होती हैं वो डिफरेंट ट्रैफिक लेवल को प्रदर्शित करते हैं। फूड चेन एनर्जी का ट्रांसफर है, बार बार ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के खाए जाने से एक श्रृंखला बनती है, जिसे फूड चेन कहा जाता है। फूड वेब इंटरलॉकिंग पैटर्न है बहुत सारी श्रृंखलाओं का। फूड चेन का इंटरलॉकिंग पैटर्न ये ए वे टू एक्सप्रेस द एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम, ये फूड वेब कहलाता है। प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी इकोसिस्टम में
उत्पादकता क्या है, यानी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इसे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर लेवल पर जो प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। जो कंज्यूमर लेवल पर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जितनी भी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, जिसमें हम बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सबको शामिल करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और कंजर्वेशन, इनका सबका संरक्षण किस तरह से किया जाए, कितना लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को या एनवायरनमेंट को, और उसका कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण कर सकते हैं, ये हम कंजर्वेशन में पढ़ते हैं। और पोल्यूशन, प्रदूषण, ये अनडिजायरेबल चेंज है जो एयर, वाटर या सॉइल में होता है, जो ह्यूमन को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तब इस अनडिजायरेबल चेंज को हम प्रदूषण या पोल्यूशन कहते हैं। ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इन टर्म्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इकोलॉजी की स्टडी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू।